नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि एक तरफ जहां पर करण गुलेरिया अपने ख्यालों में ही थे तो वहीं दूसरी तरफ राजमहल में धनंजय पीरामल भी अपने ही ख्यालों में थे। वो अभी भी यही सोच रहे थे कि क्या उन्हें करण को उसके पापा के बारे में सब सच बता देना चाहिए। वैसे तो उनका सच मुझे बहुत पहले ही पता चल गया था, लेकिन क्या करण अपने पापा के सच को जानता है? क्योंकि अब करण के लिए उनका सच जानना बहुत ही जरूरी है कि आखिर करण के बच्चे के साथ देवराज गुलेरिया क्या करना चाहते थे। करण का इस सब के बारे में जानने का पूरा अधिकार है। समझ में ही नहीं आता कि वो अपने ही बेटों को दुश्मन कैसे बना सकते हैं। क्या उनकी आंखों पर सच में लालच की पट्टी ऐसी बन गई है कि उन्हें अच्छा बुरा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। वो ना अपने बेटे और ना ही उनकी खुशियां उसे कुछ भी दिखाई नहीं दी। मुझे करण से इसके बारे में बात करनी चाहिए। मुझे पूरा का पूरा भरोसा है कि मेरा दोस्त मेरी बात पर यकीन जरूर करेगा, क्योंकि उसे अपने पापा के बारे में सच को जानना बहुत ही जरूरी है। राजमहल में जहां धनंजय भी अपनी ही सोच में था तो वहीं अब तक शीला भी राजीव गुलेरिया के पैलेस में अब तक उन बूढ़ों से मिलकर जंगल में वापस आ चुकी थी। अब वो राजीव गुलेरिया के पैलेस में आई थी। वहां आने के बाद अब वो सीधा ही दमयंती को आवाज लगाने लगती है। शीला बार बार पैलेस में घुसते ही दमयंती ऐसे कर रही थी। दमयंती जो कि वहां पर एक कमरे में बैठी हुई थी। शीला की आवाज को सुनकर अब दमयंती उस कमरे से बाहर निकलती है और कहती है, क्या हुआ है शीला तुम्हें? तुम इस तरह से अचानक ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? अब ये बात सुनते ही अब शीला कहती है, क्या तुम्हें अब अपनी ग्रैंड डॉटर नहीं चाहिए क्या? एक बार बस राजीव के मना करने के बाद क्या तुम अपनी उस ग्रैंड डॉटर को भूल गई हो? क्या तुम लतिका की कस्टडी अब दोबारा से नहीं चाहती क्या? शीला की इस बात पर अब दमयंती कहती है, तुम तो जानती ही हो ना शीला कि अगर रानी साहिबा ने सारे ही सबूत अगर मेरे खिलाफ इकट्ठा कर लिए होंगे तो वो मुझे यहाँ से इंडिया डिपोर्ट करवा देगी और इंडिया जाने के बाद मेरी क्या हालत होगी वो तो तुम अच्छी तरह से जानती ही हो। वो मुझे आगे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। क्या तुम भूल गई हो कि रानी साहिबा हमें कैसे धमकी देकर गई थी कि अगर मैंने ऐसा कोई भी स्टेप फिर से उठाया तो वो मेरे साथ क्या करेगी? अब दमयंती की इस बात पर अब शीला कहती है, तुम इसके बारे में टेंशन मत लो, क्योंकि अब मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मैं इस पूरे के पूरे मैटर को ही संभाल लूंगी। तुम बस मेरा कहा करो। तुम बस रानी साहिबा को फिर से लतिका की कस्टडी के लिए एक ईमेल सेंड कर दो, फिर देखते हैं कि क्या होता है। इससे पहले कि शीला की बात का दमयंती कोई भी जवाब देती कि तभी वहां पर अब दोनों के कानों में अब राजीव गुलेरिया की आवाज आती है। क्योंकि जब शीला पैलेस में घुसते ही दमयंती चिल्ला रही थी तो वहां पर राजीव गुलेरिया जो कि अपने कमरे में मौजूद था, जब उसे शीला की ऐसे चिल्लाने की आवाज सुनाई दी तो राजीव गुलेरिया भी अपने कमरे से बाहर आ गया था और उसने दोनों की ही बात को सुन लिया था। और जैसे ही शीला ने अब उसे फिर से उस ईमेल को भेजने की बात कही तो अब राजीव गुलेरिया कि वहां से जोर से आवाज आती है कि जरूरत क्या है ये सब करने की। अब ये कहते हुए राजीव अब उन दोनों के ही बिल्कुल ही पास आ जाता है। राजीव को अपने पास देखकर अब शीला कहती है, क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि लतिका दमयंती की ग्रैंड डॉटर है, वो इनकी बेटी की बेटी है, इसलिए दमयंती को उसकी जरूरत है। मुझे तो लगता है कि जरूरत है ही, और मुझे तो ये समझ में भी नहीं आता कि तुम्हें हुआ क्या है। अरे तुमने खुद ही तो ये आइडिया दिया था, तो फिर अब तुम ही उसे मना क्यों कर रहे हो? अभी कुछ दिन पहले तक तो तुम खुद लतिका को अडॉप्ट करना चाहते थे ना, तो अब क्या हो गया? अब ऐसी तुम्हें कौन सी मक्खी छिप गई कि अब तुमने अपना प्लान ही पोस्टपोन कर दिया, या तुम ऐसा अब कुछ चाहते ही नहीं हो? आखिर हुआ क्या है? क्या तुम हमें बताओगे?
अब ये कहते हुए शीला अब राजीव को सवालिया नजरों से देखती है कि अब शायद उसके इतने सारे सवालों को सुनकर अब शायद राजीव गुलेरिया सब कुछ सच सच बता दे, क्योंकि जिस सच को निकलवाने के लिए शीला दमयंती को चिल्ला चिल्ला कर बता रही थी, अब वो उन्हीं सवालिया नजरों से अब राजीव की तरफ देखती है। शीला की नजरों को इस तरह खुद पर पड़ता हुआ देखकर अब राजीव उसे कहता है, तुम गलत समझ रही हो, मैं तो तुम दोनों के भले के लिए ही ये सब कह रहा था, क्योंकि ऐसा तो कुछ भी नहीं है कि मैं पहले कुछ चाहता था और मैं अब कुछ चाहता हूँ। मैं तो तब भी वही चाहता था और मैं अब भी वही चाहता हूँ, लेकिन मैंने ये सब इसलिए किया था ताकि इसमें तुम दोनों की भलाई हो, क्योंकि ये तुम दोनों ही जानती हो कि जब यहाँ पर कविनालिशा आई थी तो वो तुम दोनों को क्या ही धमकी देकर गई थी, खास करके दमयंती को। इसलिए मुझे जो सही लगा मैंने वो तुम दोनों को कह दिया, बाकी तुम दोनों की मर्जी है, तुम जो भी करना चाहो। लेकिन हाँ, एक बात याद रखना कि आलिशा के पीछे किंग है और उसकी वो क्लोज सिक्योरिटी गार्ड ब्लैक कैट, वो तो तुम दोनों को याद ही होगी ना, क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है तो उसके द्वारा दिए गए जख्मों को तुम शायद अभी तक नहीं भूली होगी, जिस तरह से उसके किए हुए हर एक वार पर तुम कैसे चिल्ला रही थी। अगर याद नहीं है तो उस दिन को फिर से याद कर लेना, जब तुम दोनों की हड्डियां उस ब्लैक कैट ने तोड़ दी थी, साथ के साथ आलिशा की उस सिक्योरिटी गार्ड ने भी। उसे ये कहते हुए ही अब राजीव बाबू ने साफ साफ एक वार्निंग देकर चला गया था कि अगर अब की बार वो कुछ भी ऐसा वैसा करेंगे तो उसका अंजाम ठीक नहीं होगा, क्योंकि वो दोनों ब्लैक कैट और आलिशा की सिक्योरिटी गार्ड वो उन्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगी। इसलिए इतना कहने के बाद अब राजीव गुलेरिया अपने कमरे की तरफ जाने लगता है। राजीव गुलेरिया ने अब से ये सब बात कहकर अब दमयंती और शीला के जख्मों को फिर से हरा कर दिया था। उन्हें एकदम से याद आता है कि सच में ब्लैक कैट ने उनका क्या ही हाल किया था। इसलिए अब वो यहाँ पर पहले राजीव गुलेरिया को अपनी तरफ से दूर जाता हुआ देखती हैं और फिर अब यहाँ पर शीला और दमयंती दोनों ही अब एक दूसरे को देखने लगती हैं। दमयंती अब शीला से कहती है, राजीव देखो, शीला कह तो बिल्कुल ही सही रहा है, क्योंकि इसमें कोई भी दो राय नहीं है, मुझे भी राजीव की बात सही लग रही है। क्यों दमयंती की ये बात सुनकर अब शीला कहती है, तुम तो राजीव की ही तरफदारी करना, क्योंकि तुम हमेशा से ही तो वही करती आई हो, इसलिए भी मेरी बात मानो और उसकी इतनी तरफदारी करना बंद करो। और मैंने तुमसे जो कहा है तुम बस उसे करो, क्योंकि वही हमारे लिए फायदेमंद होगा। शीला अब यहाँ पर दमयंती को फिर से अपनी बात को मनवाने के लिए दबाव देती है कि दमयंती उसकी बात को माने और वो फिर से कविनालिशा के पास एक ईमेल सेंड कर दे प्रिंसेस लतिका की कस्टडी के लिए। यहाँ पर शीला और दमयंती अब एक दूसरे से यही सब बातें कर रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ अभी आयशा मारवा अपने ही रूम में बने एक कबर्ड से धनंजय पीरामल की डायरी को निकालकर अब उसे पढ़ना शुरू कर देती है, जहाँ पर आयशा ने करवा चौथ की रात को खत्म जहाँ पर उस डायरी को आयशा मारवा ने करवा चौथ पर खत्म किया था, क्योंकि अब वो वही पास्ट की उस डायरी को पढ़ती है जब एक तरफ जहाँ पर स्वाति मल्होत्रा ने करवा चौथ का व्रत रखा था, वहीं आयशा ने भी हंसराज के लिए व्रत रखा था। अब वो इसी डायरी को पढ़ते हुए अपने पास्ट में चली जाती है। फ्लैशबैक, धनंजय बार बार अपने हाथ से स्टीयरिंग व्हील को घुमा रहा था। आयशा उससे पूछती है कि क्या हुआ है। इस बात पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं कि लगता है कि गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया है, मैं अपनी गाड़ी की स्पीड को अब कम ही नहीं कर पा रहा हूँ, पता नहीं अचानक से ऐसे कैसे हो गया, अब तो तुम्हारी और मेरी दोनों की जान खतरे में है। अब धनंजय की ये बात सुनते ही आयशा उसे हैरानी से देखती है और अब वो हैरानी से ही उसे पूछती है कि ये क्या कह रहे हो आप। कुछ देर तक अब गाड़ी को दिल्ली की ऐसे ही सड़कों पर धनंजय दौड़ा रहा था, क्योंकि वो उसकी स्पीड को कम करने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन स्पीड बढ़ी हुई ही थी, स्पीड कम नहीं हो रही थी। इससे पहले कि कोई एक्सीडेंट हो जाता, उससे पहले ही अब आयशा ने गाड़ी को अपने कंट्रोल में कर लिया था और उसने अब एक जोर से ब्रेक मारी। जैसे ही अब जब आयशा मारवा ने गाड़ी को अपने कंट्रोल में किया, तो जब आयशा ने ब्रेक मारी तो अब गाड़ी एकदम से ही रुक गई। तो यहाँ पर अब आयशा धनंजय को ही देख रही थी। जहाँ आयशा के चेहरे पर एक शोक था, तो वहीं धनंजय के चेहरे पर एक स्माइल थी। उसे ऐसे देखकर अब आयशा कहती है, व्हाट्स रॉन्ग विद यू मिस्टर पीरामल। इस बात पर अब धनंजय कहते हैं, कुछ नहीं, बस मुझे कुछ जानना था जो कि पता चल गया।
क्योंकि मैं बस वही जानना चाहता था। एक्चुअली बात क्या है कि गाड़ी के तो ब्रेक फेल हुए ही नहीं थे। वैसे शक तो मुझे काफ़ी वक्त से ही था तुम्हारे ऊपर, लेकिन अब मेरा शक यकीन में बदल गया है। आज मुझे यकीन हो गया है इस बात पर जो मुझे अब तक शक था। अब धनंजय की ये बात सुनकर अब आयशा कहती है, मैं समझी नहीं कि आप क्या कहना चाहते हैं? कि आप खुलकर कुछ कहेंगे या बस ऐसे ही गोल गोल बातों को घुमाते रहेंगे? अब आयशा की इस बात पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, फिर भी फिलहाल रात काफ़ी हो गई है, मेरे ख्याल से अब हमें घर चलना चाहिए। इस बारे में बाद में बात करते हैं। इसके बाद कुछ देर का सफ़र तय करने के बाद वो दोनों मारवा हाउस में पहुंच जाते हैं, क्योंकि रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी। यहाँ धनंजय पीरामल अब आयशा से कहते हैं कि तुम अपने रूम में जाओ, और इस बात पर अब आयशा भी अपने रूम की तरफ जाने लगती है। तो यहाँ पर धनंजय पीरामल अब वहाँ पर काम कर रहे अभी सर्वेंट से पूछते हैं कि पापा कहाँ पर है। इस सवाल पर अब वो सर्वेंट कहता है कि सर वो बड़े साहब तो अपने पर्सनल ऑफिस में ही हैं। ये सुनते ही अब धनंजय पीरामल अब वहाँ से सीधा ही स्टेयरकेस से होते हुए अब वो अपने पापा के ऑफिस की तरफ जाने लगते हैं। कुछ देर के वॉकिंग डिस्टेंस के बाद अब जब वो वहाँ पहुँच जाता है तो अब वो अपने पापा के ऑफिस के दरवाजे को नॉक करने लगता है। कुछ देर के बाद जब दरवाजा खुला तो सामने अपने पापा को देखकर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, आप बिजी तो नहीं थे ना? कहीं मैंने आपको यहाँ पर आकर अभी डिस्टर्ब तो नहीं किया? धनंजय के इस सवाल पर अब उसके पापा कहते हैं कि तुम्हारे लिए तो मैं कभी भी बिजी नहीं हो सकता। अगर मुझे कोई काम भी होगा तो तुम्हारे लिए तो मैं तब भी समय निकाल सकता हूँ। इसलिए ये तो कभी मत सोचना कि तुमने मेरे काम में दखल दिया है। इसलिए चलो अब अंदर आ जाओ। इस बात पर अब धनंजय पीरामल अब अंदर आने के बाद अब वो अपने पापा से कहते हैं, पापा आप हंसराज की शादी उसकी मर्जी से तो करवा रहे हैं ना? क्योंकि धनंजय ने अब सीधे सीधे ही अपने पापा से सवाल कर लिया था, क्योंकि धनंजय ये तो अच्छी तरह से जानता था कि आयशा मारवा इस शादी को अब क्यों कर रही है, क्योंकि उसे उसका रीजन पता चल गया था। लेकिन हंसराज का जहाँ तक उसने सोचा था उसे अभी भी यही था कि वो भी इस शादी को नहीं करना चाहता था। इस सवाल को सुनकर अब धर्मराज मारवा अपने बेटे को हैरानी से देखते हैं कि उसके बेटे ने ये सवाल उससे क्यों पूछा, और अब वो उसके सवाल का जवाब ना देते हुए उससे एक सवाल ही पूछते हैं कि तुम ये सवाल लेकिन कर क्यों रहे हो, और इस सवाल का क्या मतलब है? इस बात पर अब धनंजय पीरामल अपने पापा को सब कुछ बता देते हैं कि कैसे आयशा इतने वक्त से रेस्टोरेंट में अकेली उसका करवा चौथ के लिए वेट कर रही थी, क्योंकि माँ ने खुद आयशा को उस रेस्टोरेंट में भेजा था ताकि हंसराज और आयशा दोनों अपना व्रत खोले, क्योंकि आयशा ने हंसराज के लिए करवा चौथ का व्रत रखा था। लेकिन हंसराज तो वहां पर गए ही नहीं। अब धनंजय की ये बात सुनकर अब धर्मराज मारवा कहते हैं, अच्छा हुआ जो तुमने मुझे ये बात बता दी, क्योंकि इस बात को अब मैं देखता हूँ। तुम अभी किसी को कुछ भी मत कहना, तुम इसके बारे में चिंता बिल्कुल भी मत करो। मैं इस मैटर को अपनी तरफ से हैंडल करता हूँ। अभी के लिए तुम जाकर अभी सो जाओ, क्योंकि वैसे भी रात बहुत ही ज़्यादा हो चुकी है। एंड थैंक यू बेटा मुझे ये बात बताने के लिए, क्योंकि अगर मुझे यह बात पता ही नहीं चलती तो फिर मैं इनके लिए कुछ कर भी नहीं पाता। अपने पापा की ये बात सुनकर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, ठीक है पापा, और वो उन्हें गुड नाइट बोलकर अब वहां से जाने लगता है। वो अब धनंजय जैसे ही अब अपने रूम में पहुंचे तो अब उसके फोन पर अब करण गुलेरिया का ही फोन आ रहा था। अब अपने फोन को उठाकर अब धनंजय इधर से हेलो कहते हैं तो सामने से अब उन्हें आवाज आती है कि तू एक बार मुझे कंफर्म करके बता दो कि तुम मेरे दोस्त हो या मेरे दुश्मन, क्योंकि दूसरी तरफ से करण गुलेरिया अभी भी धनंजय से बहुत ही नाराज था, क्योंकि आज जिस तरह से धनंजय और राजीव ने उसके साथ ये सब किया था उसी का गुस्सा निकालते हुए करण गुलेरिया ये सब कहता है। अब बात को बिना घुमाए ही अब तुम मुझे बताओ कि स्वाति के पापा को जो इन्फॉर्मेशन मिली थी मुझे लेकर, क्या वो तुमने और राजीव ने ही दी थी ना? मुझे बिल्कुल सच सच बताना, तुम्हें मेरी दोस्ती की कसम।
अब करण गुलेरिया की इस बात पर अब धनंजय कुछ पल के लिए तो चुप रहते हैं, लेकिन अब वो ज्यादा देर तक चुप नहीं रह सकते थे क्योंकि करण ने उन्हें अपनी कसम दे दी थी। इसलिए अब वो कहते हैं, ये क्या कह रहे हो तुम भला क्या मैं ऐसा क्यों करूंगा और वो भी तुम्हारे साथ। ये सुनते ही अब करण गुलेरिया कहते हैं, ये तुम दोनों ने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है, मैं बिल्कुल भी तुम्हें इसके लिए कभी भी माफ नहीं करूंगा। ये कहते हुए ही करण गुलेरिया अपने फोन को डिस्कनेक्ट कर देते हैं और यहाँ पर धनंजय पीरामल अभी करण को हेलो हेलो ही कहते हुए ही रह जाते हैं। अपने रूम में जाने के बाद अब धनंजय पीरामल अब सीधा ही जाके अपने बेड पर जाकर लेट जाते हैं क्योंकि आज उनके दिमाग में बस वही सब बातें चल रही थी कि किस तरह से आयशा वहां पर उसके भाई हंसराज का वेट कर रही थी। इन्हीं सब बातों को आज की पूरी ही इन बातों को सोचते सोचते धनंजय को कब नींद लग गई उसे भी पता नहीं चला। नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग जब धनंजय पीरामल की एकदम से अचानक से आंख खुली तो अब वो अपने बेड से उठकर अब अपने बेड से उठ जाता है। जब वो समय देखता है तो हाँ अभी अर्ली मॉर्निंग थी, इसलिए अब वो अपने रूम की बालकनी की तरफ चले जाते हैं। जैसे ही वो वहां पर जाते हैं तो वो फिर से एक शख्स को अब वहां पर मारवा हाउस से बाहर जाते हुए देखते हैं। इस बार तो उन्होंने सब सोच लिया था कि आज तो वो इस शख्स को पकड़ कर ही रहेंगे, इसलिए वो भी अब जल्दी से अपने कबर्ड से अपने लिए एक जैकेट को निकालते हैं और उस जैकेट को निकाल कर अब जल्दी से वो उसे चलते चलते ही पहनता है और अब उसे पहनते पहनते ही अब वो अपने रूम की बालकनी से ऊपर से ही जंप कर देता है। बालकनी से नीचे जंप करने के बाद अब वो तेज कदमों से ही उस शख्स का पीछा करने लगता है कि आखिर मारवा हाउस में ऐसा कौन है और वो इस वक्त कहाँ जा रहा है, क्योंकि इस शख्स के बारे में जानना अब धनंजय के लिए भी बहुत ही जरूरी हो गया था। कुछ देर की वॉकिंग डिस्टेंस के बाद वो शख्स अब एक ऑटो को वहां पर रुकवा कर कहीं जा रहा था क्योंकि मारवा हाउस के बाहर आने के बाद उस शख्स ने एक आती हुई ऑटो की तरफ अपना हाथ दिया जिससे ऑटो रुक गया और वो शख्स उस ऑटो में बैठकर चला गया। धनंजय पीरामल भी अब उसी को ही फॉलो करने लगते हैं। कुछ देर के बाद अब वो शख्स साउथ दिल्ली में आ जाता है। धनंजय पीरामल अभी इस एरिया में ज़्यादा आए हुए नहीं थे क्योंकि धनंजय पीरामल इंडिया में कभी कभी ही आए थे, इसलिए इस एरिया के बारे में उन्हें ज़्यादा कुछ पता भी नहीं था। इसलिए वो बस उस शख्स का पीछा करते हुए ही वो एक अपार्टमेंट के बाहर आ जाते हैं। यहाँ धनंजय पीरामल अब जल्दी से उस ऑटो से उतरकर अब वो उस शख्स का पीछा करने लगते हैं। कुछ ही देर के बाद अब धनंजय पीरामल उस अपार्टमेंट के एक फ्लैट के बाहर आकर खड़े हो जाते हैं जिस फ्लैट में वो शख्स गया था और अब वो वहां पर खड़े होकर अब अपने मन में ही यही सोचते हैं कि आखिर यहाँ पर कौन रहता है, क्योंकि जितना मैं जानता हूँ मारवा हाउस में तो सर्वेंट क्वार्टर बने हुए हैं, तो फिर यहाँ पर ऐसा कौन रहता है। ये सोचते हुए धनंजय पीरामल अब उस फ्लैट के दरवाजे को नॉक करने लगते हैं क्योंकि आज उन्हें उस शख्स के बारे में जानना ही था कि आखिर वो कौन था। कुछ देर की नॉक करने के बाद जब दरवाजा खुला तो सामने वाले शख्स को देखकर तो अब धनंजय पीरामल के एकदम से ही होश उड़ गए थे। उन्होंने उसे देखकर अब एकदम से ही उनके मुंह से निकला, आयशा तुम इस तरह से चोरी छुपे से तुम मारवा हाउस से निकलकर बाहर आने का क्या मतलब है? क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुम इस तरह से चोरी छुपे इतनी अर्ली मॉर्निंग यहाँ पर क्या करने आई हो? तुम्हें भला मारवा हाउस से ऐसे छिप कर आने की क्या ही जरूरत है? धनंजय के इस सवाल पर अब आयशा कहती है, सब कुछ क्या बाहर से ही पूछोगे? क्या तुम अंदर नहीं आओगे? देखिए ये आपका मारवा हाउस नहीं है, ये एक अपार्टमेंट है।